नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में, यानी अपनी कंपनी के बारे में जानिए। और आज आपको जिस कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। आईटी सेक्टर की एक बढ़िया राइजिंग कंपनी है। उसके एमडी एंड सीईओ वेंकट रमन नारायण से बातचीत करेंगे। रिजल्ट भी आने वाले हैं, कैसा रहा क्वार्टर, सब डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में आज जोरदार हरियाली, 22,150 के ऊपर निकला निफ्टी। सेंसेक्स में भी करीब 550 अंकों का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार एक्शन, दोनों इंडेक्स आधा से 1% भागे। बाजार में तेजी, दिग्गज रिलायंस का बड़ा योगदान। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद शेयर करीब 4% ऊपर। गोल्डमैन सैक्स ने लक्ष्य 2925 से बढ़ाकर 3400 किया। कहा 125 अरब डॉलर के कैपेक्स का अब मिलेगा रिटर्न। एफएमसीजी को छोड़ सभी सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी। निफ्टी के रियल्टी और ऑटो इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी। फार्मा, मेटल और आईटी इंडेक्स भी हरे निशान में। ब्लॉक डील के बाद सीडीएसएल में 5% की गिरावट। 1700 करोड़ के शेयर हुए सौदे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की अपनी पूरी 7.2% हिस्सेदारी बेचने की खबरें। और कैपिटल गुड्स की दिग्गज कंपनी एबीबी इंडिया पर यूबीएस की रिपोर्ट के बाद शेयर में 6% का उछाल। यूबीएस ने लक्ष्य 40% बढ़ाकर 7550 किया। कहा रेल सेगमेंट से मिलेगा पुश। इलेक्ट्रिफिकेशन भी आगे बनेगा तेजी का ड्राइवर। मार्केट पे एक चेक लेंगे मानस जायसवाल से, लेकिन उससे पहले आपको मार्केट का हाल बता दें। 160 पॉइंट की मजबूती के साथ 22,165 पर निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है और लगभग 150 पॉइंट की मजबूती के साथ 46,755 पर है बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, क्योंकि एक बढ़ने वाले के सामने लगभग उतना ही समझ लीजिए गिरने वाला, क्योंकि दोनों लाइन बिल्कुल एकदम पैरेलल चले तो लगभग वो बराबर है। लेकिन अच्छी मजबूती बन रही है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग मजबूती है। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 34 शेयर हरे निशान के साथ ट्रेड करें और 16 में रेड बार है। सेंसेक्स में भी सेम चीज़ है, 23 में मजबूती, यानी स्ट्रेंथ है मार्केट में, बड़ी तेज़ी यहाँ पे बन रही। कंट्रीब्यूशन में देखिए आप, रिलायंस और एलएनटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस तेज़ी में। स्टैंड अलोन देखें तो रिलायंस की सबसे ज़्यादा भागीदारी है। गिराने वाले में छोटे छोटे शेयर हैं सारे शामिल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मजबूती की तरफ आप ध्यान रखिए तो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को मेजर शेयर जाता कंट्रीब्यूट करने के लिए। मिड कैप में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे शेयर्स में बड़ी तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन टाटा स्टील आज का मोस्ट एक्टिव शेयर है, भारी वॉल्यूम के साथ लगभग 2 करोड़ शेयरों का सौदा इसमें हो चुका है। एचडीएफसी लाइफ में भी बहुत है। एचडीएफसी बैंक जैसे हमने बताया कि अच्छी खासे वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हो रहा है। बड़े स्टॉक्स में टॉप गेनर आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। मारुति में अच्छी तेज़ी है। बजाज ऑटो, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, 9,224 के आसपास इसका भाव चल रहा है। और इसके मैनेजमेंट राजीव बजाज जी स्वयं मानते हैं कि उनके स्टॉक का भाव 12,000 होना चाहिए, तो रास्ता तो उधर ही की तरफ दिख रहा है, बढ़ तो बजा रहा है। अडानी पोर्ट्स और आइशर मोटर्स में भी अच्छी तेज़ी है। कुछ नाम मिड कैप के भी आपको मैं बताऊं, लक्ष्मी मशीन वर्क्स में आज 12% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आईएफएल फाइनेंस और जीएम फाइनेंशियल्स, इन दोनों के ऊपर रेगुलेटरी एक्शन हुआ था, लेकिन आज दोनों ही स्टॉक 7 से 10% तक मजबूत हैं। एंजल वन में ब्लॉक हुआ लेकिन स्टॉक 7% ऊपर है। एबीबी में आज ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, 6% ऊपर है। जमुना ऑटो में भी 6-6.5% की मजबूती है। तो मिड कैप में भी अच्छी धुआंधार तेजी है। सिलेक्टेड पॉकेट में कमजोरी भी कहाँ पे है, एस्टर डीएम, इसमें भी एक हिस्सेदारी बेची ओलंपस ने और स्टॉक 7-8% नीचे, क्योंकि डिस्काउंट पे बेचा गया था, 400 के आसपास बेचा गया था, स्टॉक वहीं पे आके खड़ा हो गया है। इसके अलावा सीडीएसएल में भी एक ब्लॉक हुआ, वो स्टॉक भी 4.5% नीचे है। यूफ्लेक्स 3-4% नीचे है। इसमें एक फ्रॉड की रिपोर्टिंग की थी कंपनी ने कि इनकी यूके इकाई के एक डायरेक्टर ने कुछ गड़बड़ किया है। सोलर इंडस्ट्रीज, इन सब में कमजोरी देखने को मिल रही है। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, मजबूती तो दिख रही है, लेकिन
बहुत बड़ी तेजी अभी नहीं है, वो जैसे ना एक जगह रुक गया 22,150 का उसने एक बेस बनाया, उसी के 10-20 पॉइंट के इधर उधर ट्रेड कर रहा है। क्या ये सही टाइम होगा कि आप लॉन्ग साइड पे पोजीशन क्रिएट करें? नीरज जी देखिए, मॉर्निंग में भी जब बात हुई तभी मैंने मेंशन किया था कि जो 22,100 से लेकर 22,200 इस रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। तो अगर एक बार ये 22,200 का स्तर क्रॉस कर ले अगर निफ्टी, तो उसके बाद तो आपको 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आज का जो पैटर्न है, अगर हम पैटर्न की केवल बात करें तो वो पॉजिटिव लगता है। निफ्टी ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, वहां पर सस्टेन हो रहा है, वहां पर कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर एक ट्रेड लेना ही होगा अगर निफ्टी पे, तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 22,100 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, इस उम्मीद में कि 22,200 के स्तर ब्रीच होंगे तो कम से कम 22,350 तक निफ्टी ऊपर जा सकता है। ओके, निफ्टी जा सकता है यहाँ पे, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इनकी बात सही है कि वो एक लेवल है, उसको अगर क्रॉस करेगा तो बड़ी तेजी बनेगी। मानस जी, बजाज ऑटो में भाई मैं तो जो प्रोमोटर ने कहा उसी को फेस वैल्यू पे ले रहा हूँ। जब ये 8,000 के आसपास था तभी मैंने फेस वैल्यू के आधार पे लिया था, अब तो ये देखिए 9,000 से ऊपर निकल गया है। क्या ये 12,000 की जर्नी पर निकल पड़ा है? देखिए 12,000 कहना थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन जिस तरह के पैटर्न बने, जिस तरह का ब्रेकआउट हमने 9,000 के ऊपर स्टॉक में देखा है, उसको देख के तो लग रहा है कि 9,900 तक के स्तर तो बिल्कुल बजाज ऑटो बहुत ही जल्द दिखा सकता है। बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में, हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करने की ही राय रहेगी। आई थिंक 8800 के स्टॉप लॉस से हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और टारगेट 9,900 के आपको सेट करने हैं बजाज ऑटो में। और इन्फो एज में क्या चल रहा है? 5463 का भाव इसमें फ्यूचर्स में देख रहे हैं, 4.5% की मजबूती। इसमें भी लगातार कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ दिख रही। क्या इसमें भी अच्छा ट्रेड बन सकता है? तो देखिए यहाँ पर पिछले 2 मंथ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पे हाई लेवल पे 5500 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है और 5,000 पे सपोर्ट बना हुआ है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और अगर ये 5500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 600-700 रुपए की तेजी तो आपको बिल्कुल फौरन देखने को मिल जाएगी। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, 50 टू 90 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट 5850 के आसपास के हो सकते हैं नौकरी में। ओके, मानस जी, एंजल वन, ये एक ऐसा स्टॉक 2 साल का चार्ट दिखाई इसमें, सबसे बड़ा आपके पास जो अवेलेबल है। इसमें कई बार बड़े मूव्स आए, उसके बाद फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, और अभी हाल फिलहाल में इसने बड़ी रैली भी करी। उसके बाद अब थोड़ा सा करेक्ट हुआ तो अब इसमें पैसा रेज किया गया है। लेकिन आज इस स्टॉक ने 8% की रैली है, 3,000 के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। क्योंकि पैसा जो रेस किया उससे ग्रोथ कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मानस जी, एंजल वन खरीदारी करनी चाहिए क्या? खरीदारी करनी चाहिए। देखिए जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है और ये कंप्लीट हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। आज एक दिन में 100 और 50 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर निकला है। काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आई थिंक कम से कम अगर एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 3300 3325 के होंगे। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 2,250 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, एक लास्ट सवाल और, एंजल वन के अलावा आप देखिए इसमें स्पंदना स्फूर्ति 7% ऊपर है आज। करेक्शन के बाद हुआ है, इसमें कोई ट्रेड बनता है क्या? बिल्कुल करेक्शन के बाद हुआ है और देखिए यहाँ पर 800 रुपए के आसपास लगातार स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आज स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज को निकाला है, उसके ऊपर गया है। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से ये जो रेंज है यहाँ पर काफी रेजिस्टेंस है। 870 पे 20 डे मूविंग एवरेज है, 890 पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो एक बार ये 890 रुपए के ऊपर निकले तब हम ये मान सकते हैं कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है। और उस केस में जो हमने क्रैक देखा था 1,200 रुपए से 800 रुपए तक, उसको कम से कम 50% करेक्ट करके 1,000 और 1,010 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा वेट करिए। एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है तो 890 रुपए के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर आपने आज मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया है लॉन्ग साइड पे, तो बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस 820 रुपए के नीचे लगाने हैं। ओके, ट्रेड ले लिया है तो बने रहिए, नहीं लिया है तो 890 की प्रतीक्षा करिए। उसके बाद फिर इसमें बड़ी तेज़ी बनी, करेक्शन के बाद इसमें आज एक मोमेंटम बना है। मानस जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये सब सारी जानकारी हमें शेयर करने के लिए। चलिए बातचीत करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट से। कई सारी खबरें आप लोग आईटी के बारे में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे शंकाएं, आशंकाएं, संभावनाएं दिख रहे होंगे। नए ऑर्डर कैसे हो रहे हैं, आईटी सेक्टर में क्या ग्रोथ बन रही है, क्या यूएस में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्लो है, रुक गई है,
या एज इट इज़ कंटिन्यू कर रही है, और FY25 यानी जो नया वित्त वर्ष आने वाला है इसमें IT सेक्टर की स्थिति क्या रहेगी, इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। और ये कंपनी खासतौर पे AI में भी काफ़ी ज़ोर आजमाइश कर रही है, और ये अमेज़ॉन के लिए जो उनका वेब बिजनेस है उसके लिए भी काम चीत करते हैं। इन सब बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD एंड CEO वेंकट रमन नारायण। वेंकट सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। अब चूंकि क्वार्टर बिल्कुल खत्म होने वाला है सर, और नए साल में हम लोग वित्त वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, तो एक मन में आता ना, रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट तो नहीं पता हमें, आप बताएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी बीता क्वार्टर कैसा रहा है आपकी कंपनी के लिए खास तौर पे? Talking about our performance for the year, we had set out a target of about 12 to 13% growth in revenue terms. इस साल के लिए हमने बताए थे, हमारा गाइडेंस था 12 to 13%. अब तक हमारा परफॉर्मेंस रहा है 10-11% तक हो चुका है पहले 3 क्वार्टर के लिए. And like I have been saying earlier, we are trying to maintain a similar performance and in line with our guidance of 12 to 13%. वो हो गया टॉप लाइन के बारे में. और अगर आप बॉटम लाइन के बारे में सोचेंगे तो 24 to 26 is what our guidance is, and we 18 quarters we have beaten it, and the hope is to continue that kind of a performance for this year. Don't want to make any forward looking statements. हमारे अभी थोड़ी दिन बचे हैं क्वार्टर की एंड के लिए, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा. By end of April, we should have all the numbers in front of you. But right now, it's kind of maintaining what we saw in the first 3 quarters of the year. ओके, फुल ईयर के लिए मेंटेन कर रहे हैं और रिजल्ट्स आने वाले, इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग नहीं। लेकिन सर ये बताइए कि नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली वहाँ पे क्लाइंट्स का कामकाज कैसे, फीडबैक कैसे दे रहे हैं? जैसे हमारे मन में या तमाम लोगों के मन में, इन्वेस्टर मन में आशंका रहती है कि क्लाइंट क्या इस समय स्लो हो रहे हैं, अपनी स्पेंडिंग को कम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, उन्होंने डिसीजन मेकिंग में अभी कोई खास चेंज नहीं किया है, वैसा ही चल रहा है, ऑर्डर पिकअप आगे भी वैसा रहेगा? क्या स्थिति है सर? Absolutely, decision making has started showing signs of improvement. आज भी पेपर में पढ़े होंगे कि टेम्प एजेंसीज जो IT हायरिंग का बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि सेकेंड हाफ में IT हायरिंग का नंबर्स में होने का अधिक संभावना है. तो there is it's all based on what we are seeing in the market. We are also seeing a similar trend. पिछले साल में जो भी था, the trend was to postpone or prioritize projects, and because of which most IT companies had to keep their headcount constant, and बड़े कंपनियों में उसकी कट भी हुई है. But as far as Happiest Minds is concerned, we have grown last year both in headcount and revenues. We are also seeing a similar kind of trend going forward into the first quarter of next year. But if you're talking about the entire industry, we are seeing a turnaround from the second half. Q3 से लेके we are looking at some sort of a uptick in demand, and we are also planning to do the staffing on that basis. ओके, मिस्टर नारायण, चूँकि आपने हायरिंग का जिक्र किया, थोड़ा सा तो मैं इसमें और समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जब भी हम लोग IT को ट्रैक करते हैं तो एक बड़ा उसका पैरामीटर ये होता है कि हायरिंग कैसी चल रही है. कोरोना के समय बहुत बड़ी पैमाने पे हुई, फिर एकदम से ब्लॉक कर दिया, रुक गई, केवल मिड और हायर लेवल पे थोड़ी बहुत हायरिंग हुई, ग्राउंड मतलब फ्रेशर्स पे तो बिल्कुल ही रुक गई थी. बट अब चूंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई है, और इंडस्ट्री को समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि हायरिंग ट्रेंड क्या है. तो इस समय हायरिंग प्लस एट्रिशन का ट्रेंड क्या है? अगर हायरिंग और एट्रिशन हमें समझ में आता है तो मोटे मोटे समझ में आता है कि बिजनेस कैसे चल रहा है. आपके यहाँ क्या चल रहा है इस समय, और ये कब प्रॉपरली पिकअप होगा? अगर आप एवरेजेस की बात करोगे तो 14%, what we are showing 14% is something which is a decent number in the industry. We would have liked it to be slightly lower as well. But you have to look at pockets of attrition. We are a 100% digital company, so to that extent, whenever there is uptick in new areas, you must have read right now that lots of hiring is happening on generative AI and AI related areas. Right? And you also know that we have started a new BU focused completely on AI. So surely, we are hiring, we are training our people
पूरे जो लोग हैं 4,000 लोग उनको हम एआई में ट्रेन कर रहे हैं. वी आर हैविंग जनरल ट्रेनिंग एंड आल्सो स्पेसिफिक vertical based tool based training. So those people I'm sure will be obviously a target for people to hire. So we have to look at attrition on a tech basis on the line of technology that they work on. But overall at a company level we have reached a steady state of about 14%, and I think FY25 should also be a similar kind of a situation. But that doesn't mean we drop our protection, but we should be always focused on retaining and getting our people to stay with us. मिस्टर नारायण, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही. एआई के लिए और आपकी कंपनी लगातार इस पे फोकस भी कर रही है, और हम लोग जब भी देखते हैं तो एक पूरा ट्रेंड बदल रहा है बिजनेस का. यूएस में भी हम देखते हैं एनवीडिया के अलग बिजनेसेस चल रहे हैं. तो क्या हमारी आईटी कंपनीज के लिए जो सर्विस में है बेसिकली उनको अपने, आपने कहा कि आप ट्रेन करना चाह रहे हैं लोगों को, मैन फोर्स को बिल्कुल नए तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब पुराना वाला प्लम्बिंग का काम नहीं है, अब नया काम है जो एआई लर्निंग, मशीन टूल, इनके थ्रू जाना पड़ेगा. तो क्या FY25 ऑनवर्ड्स यही ट्रेंड रहने वाला है, एआई डोमिनेट करेगा? If you're looking at from a training standpoint, yes, it will be a big theme. Artificial general intelligence tools that are coming in, open source tools that are coming in. So there are a lot of platforms which are being built today on artificial intelligence and generative AI. So there is going to be quite a bit of training that will have to happen to get the mass of people that we have up to date on the business of artificial intelligence and how you can apply it to various use cases and also identify use cases. So there is a lot of training that's not only happening on the technology but also on the business front, which is what most companies today are engaged in. You have technology, you get trained on technology, but there has to be that set of people who also identify opportunities. अगर आप एक वर्टिकल में घुस जाएंगे तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और एआई और जनरेटिव एआई उधर कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोचना है. सो दैट इज, आई थिंक दैट विल बी द रियल चेंज फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेनिंग स्टैंड पॉइंट, more than even the tech and the tool training that we are talking about. मिस्टर नारायण, इसी से जुड़ा एक सवाल है, चूंकि एम्प्लॉय पे अब नई ट्रेनिंग, नया एक्सपेंस हो रहा है, नया फोकस किया तो खर्चे बढ़ेंगे एम्प्लॉय पे, तो क्या मार्जिन पे इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा? कितना मार्जिन पे असर आ सकता है? आप जहां तक इंडस्ट्री की बात करेंगे और मार्जिन्स की बात करेंगे तो द एक्सपेंशन इन योर पीपल कॉस्ट, उसको ज्यादातर क्रेडिट मिला है थ्रू फॉरेन करेंसी, थ्रू मोर ऑफ ऑफशोरिंग और अपने पिरामिड के मुनाफे के थ्रू. We are trying to make sure that those are the positive levers to make sure that we address the cost increase on people cost increase or salary increases. Now going into FY25, the near term, we are looking at reasonable pay increases. अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आज शुरू हो गए कि 10% का इंक्रीज एवरेज हो सकता है, 8%, 9%, 10% का हो सकता है आईटी इंडस्ट्री में. So how do we make up that average increase in cost? You have to increase it through rate increase. So for the new work that we are doing in artificial intelligence, generative AI, the pricing will be largely market led. So to that extent, we'll get higher prices. Then you have the favorable exchange rate. The way the rupee is moving the last 1-2 weeks. जी मिस्टर नारायण, पॉइंट टेकन कि चूंकि कई सारी चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें एक्सचेंज का भी देखना पड़ेगा, और इंडस्ट्री वाइड ये एक फिनोमेना करंट फाइनेंशियल ईयर में जो शुरू होने वाला उसमें ये रहेगा. तो आईटी में एक डायरेक्शनल चेंज तो है, और जिसको हैप्पीएस्ट माइंड कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहा है. स्टॉक 752 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है. मिस्टर नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए. इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट. स्वागत एक बार फिर से आपका. और मार्केट में थोड़ी सी हरियाली और बढ़ी है. ये 180 पॉइंट ऊपर हो गया निफ्टी, तो मजबूती है थैंक्स टू रिलायंस एंड HDFC. सब बड़े बड़े जो वेटेड वाले स्टॉक हैं वहीं से मजबूती आती हुई दिख रही है.
एडवांस डिक्लाइन बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह चल रहा था। इसके अलावा और कोई परिवर्तन बाजार में दिख नहीं पा रहा है यहाँ पे। और बिट कैप में भी आप देखेंगे तो लगभग वही 300 पॉइंट के आसपास के आधा % की रैली बनी हुई है। मंथ एंड है और एक दिन और बाकी, अभी देखते हैं किस तरीके का माहौल बनता है। लेकिन मार्केट में एक इनर स्ट्रेंथ है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी की अभी गुंजाइश फिलहाल नहीं लग रही। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप कमाई का अड्डा।